नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरें, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट और मंडियों के भाव, मौसम का मिजाज आदि 7 बजे की अपडेट में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, चुनावी सीजन है, चुनावी समय है और 19 अप्रैल को राजस्थान में हमारी चूरू लोकसभा की सीट की भी वोटिंग होनी है। दोस्तों, इसको लेकर हम जो चुनाव से संबंधित अपडेट है आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वो आपको जानना भी जरूरी है। और वर्तमान में क्या हो रहा है चूरू लोकसभा में, दोस्तों, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको सदैव दे रहे हैं। रोजाना इस बुलेटिन में आपको ये ढेर सारी जानकारी देंगे। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों किस प्रकार चूरू लोकसभा में जो 8 विधानसभा है उनकी स्थिति क्या हो सकती है, और वो सारी की सारी मैंने आपको बताई भी थी और उसको मैंने लगभग 4 भागों में बांटकर आपको बताया था और लगभग आपको जो स्थितियां बताई थी दोस्तों, उसके अनुसार अगर आप देखें तो नौहर, बादरा और तारानगर की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ज्यादा फेवर में दिखाई देती है। और वहीं सुजानगढ़ और सरदार शहर की स्थिति मैंने आपको कांग्रेस के फेवर में बताई थी, जहां से रिपोर्ट हमें जिस प्रकार की मिल रही है। और उसी कड़ी में चूरू और रतनगढ़ को हमने कांटे की टक्कर में लिया था और इसी में से आज एक विधानसभा का संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे, उसका इतिहास जानेंगे, उनका पूरा का पूरा विवरण हम जानेंगे। और राजगढ़ में भारी उठा पटक और राजगढ़ में क्या होगा इसको लेकर भी आगे हम बताएंगे। ये 4 कैटेगरी हमने कल आपको बताई थी। उसी 8 विधानसभाओं में से आज हम रतनगढ़ विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, रोजाना आपको एक विधानसभा की पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे और पूरे वहां क्या स्थितियां है, किस प्रकार की कैंपेन चल रही है और पूरे उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं एक बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव से संबंधित है। 8 विधानसभाओं में जो लीड मिली थी पिछली 2 योजना में राहुल कसवा को, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को, वो लीड कैसी थी, किस प्रकार की थी आपको पता है। नौहर से शुरुआत करते हैं। नौहर में लगभग कांग्रेस को जो है 63,000 प्लस वोट मिले थे और नौहर में भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख प्लस वोट मिले थे। तो यहां अच्छी खासी लीड थी, 50,000 से अधिक की लीड थी भारतीय जनता पार्टी की। 2019 की मैं बात कर रहा हूं आपको। और बादरा की बात करें तो 43,000 44,000 प्लस वोट मिले थे कांग्रेस को, जबकि 1,13,000 से अधिक वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। तो यहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी 70,000 से अधिक की लीड थी। सादुलपुर की भी बात करें तो 57,000 प्लस थी यहां कांग्रेस पिछले चुनाव में और 86,000 प्लस यहां भारतीय जनता पार्टी थी। तो यहां से भी लीड बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। तारानगर की बात करें तो यहां 61,000 प्लस रही थी कांग्रेस और 87,000 प्लस रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो यहां भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी लीड थी भारतीय जनता पार्टी की। सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में भी 61,000 के करीब अधिक लीड थी, माफ कीजिएगा, वोट मिले थे कांग्रेस को, जबकि यहां से वोट मिले थे 1,10,000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी को। तो यहां भारतीय जनता पार्टी की सरदार शहर में अच्छी खासी बढ़त थी। चूरू की बात करें तो 64,000 प्लस वोट मिले थे कांग्रेस को और 85,000 प्लस वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। तो चूरू में भी भाजपा ने लीड ली थी। रतनगढ़ की बात करें तो 49,000 प्लस कांग्रेस थी यहां और यहां भारतीय जनता पार्टी थी 96,000 प्लस। तो यहां भी भाजपा ने बढ़त बनाई थी। अंतिम विधानसभा सुजानगढ़ लेते हैं। सुजानगढ़ में 55,000 प्लस थी कांग्रेस, जबकि यहां भारतीय जनता पार्टी 98,000 प्लस थी। करीब लाख के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे। तो इस प्रकार राहुल कसवा को जो है करीब करीब 8 लाख के समथिंग वोट मिले थे
और 4.5 लाख वोट के करीब यहां मिले थे कांग्रेस के उम्मीदवार को। अच्छी खासी लीड थी, 3,34,402 वोटों से जीत दर्ज की थी राहुल कसवा ने, अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने। तो भाजपा विचारधारा या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को भरपूर संभावना है दोस्तों चूरू लोकसभा में और सभी 8 की 8 विधानसभाओं में। आपने देखा 8 की 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई थी। तो इस बार कैसी रहेगी स्थिति, आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले चूरू लोकसभा का मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। चूरू लोकसभा दोस्तों बात करें इतिहास की तो 1951 से लेकर 1971 तक 5 बार यहां बीकानेर तत्कालीन महाराजा करणी सिंह जी सांसद बने थे। 5 बार लगातार करणी सिंह जी यहां से सांसद रहे थे। बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था केंद्र में। और इसके बाद में 1977 में अस्तित्व में आई चूरू लोकसभा और उसके बाद में पहले ही सांसद बने थे दौलत राम सारण बीएलडी से। उसके बाद में फिर दौलत राम सारण 1980 में चुनाव हुए, वो जनता पार्टी से जीते। फिर मोहर सिंह को कांग्रेस टिकट मिली, वो 1984 में मोहर सिंह यहां से सांसद बने। उसके बाद में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से, उसके बाद में दौलत राम सारण जनता दल से, उसके बाद में राम सिंह कसवा एक बार बीजेपी से जीते थे 167 वोटों से। और उसके बाद में फिर 2 योजना में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से यहां विजयी रहे। और उसके बाद में लगातार 3 योजना यहां राम सिंह कसवा सांसद बने। और फिर लगातार 2 योजना राहुल कसवा उनके पुत्र राम सिंह कसवा के सांसद बने। अर्थात 25 वर्षों से अजय गढ़ है ये भारतीय जनता पार्टी का चूरू लोकसभा। तो भाजपा के इस गढ़ में, अजय गढ़ में जो 25 वर्षों से 2 दशक से अधिक लगातार भाजपा जीत रही है, क्या इस बार कोई करिश्मा हो जाएगा? आपको लगता है इतना मजबूत गढ़ ढह जाएगा जहां 3,34,000 वोटों से जीत दर्ज की थी? ये चिंता इसलिए की जा रही है, ये बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि जिसने 2 बार भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनकर यहां से जीत दर्ज की थी, उसने अब कांग्रेस का चोला पहन लिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां भाजपा का चोला एक खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को पहना दिया है, देवेंद्र झाझड़िया को। तो इस प्रकार की टक्कर है। ये चूरू का संक्षिप्त आपको इतिहास मैंने बताया है। और हम उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। पहले देवेंद्र झाझड़िया आज पूरे भादरा क्षेत्र के दौरे पर रहे और उसके तहत हम बात करें उत्तरादावास, मोटसरा, बनाई, अनूप शहर, भाड़ी, अलायला, किराड़ा बड़ा, कलाना, रासलाना, जटान, गेहूं और कणाऊ कुंजी और लास्ट में देर रात्रि मलसीसर। ये कार्यक्रम लगभग होगा। और 8 बजे यहां नंदलाल चौक पर भी देवेंद्र झाझड़िया की एक बड़ी सभा होने जा रही है। और आज रतनगढ़ विधानसभा में रहे राहुल कसवा और कल सुजानगढ़ विधानसभा में रहेंगे देवेंद्र झाझड़िया। तो ये इन दोनों ही उम्मीदवारों का, कांग्रेस और भाजपा का एक प्रकार से कार्यक्रम है जिसको आपको जानना जरूरी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 8 विधानसभा में पिछले गत विधानसभा की जो लोकसभा की लीड थी वो भी आपने जान ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों रतनगढ़ विधानसभा की। रतनगढ़ विधानसभा में क्योंकि वोट तो हमने आपको बताए थे, रतनगढ़ की बात करें तो 2,80,000 से अधिक वोट है रतनगढ़ विधानसभा में। सारे विधानसभा के वोट मैंने आपको बताए थे और कल भी बताए थे। 22 लाख से अधिक वोट है टोटल चूरू लोकसभा में। और नौर में 2,82,000, भादरा में 2,76,000, तारनगर में 2,62,000, सादुलपुर में 2,49,000, चूरू में 2,57,000, जबकि सरदार शहर में 3,06,000 और सुजानगढ़ की बात करें तो 2,92,000 वोट वर्तमान में इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग होगी, तब मतदाता भाग लेंगे। कितने प्रतिशत वोटिंग होगी वो देखने वाली बात है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों रतनगढ़ विधानसभा की। तो रतनगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट
किस जाति के हैं। जातिगत भी आपको आंकड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। 2,80,000 से अधिक वोट है रतनगढ़ में। उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जो वर्ग है मुस्लिम समुदाय के भी यहाँ करीब करीब वर्तमान के परिवेश में देखें तो 30,000 के करीब वोट है। 2011 की जनगणना की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के 28,174 11.1% वोट थे। और अगर जाट समुदाय की बात करें तो अच्छे खासे वोट है यहाँ। जाट समुदाय के अलग अलग जातियों की अगर मैं आपको बताऊं तो जाट समुदाय के 4568 गोदारा उसमें अलग है, 1522 डाका, लगभग 1500-1600 वोट पूनिया के भी 1000 से अधिक वोट। तो इस प्रकार जाट समुदाय के भी अच्छे खासे वोट है। ब्राह्मण समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है रतनगढ़ का और अच्छी खासी पेठ रखते हैं ब्राह्मण समुदाय में। इनमें भी पारिक के अलग है और शर्मा जाति के 12,000-1300 करीब करीब 30,000 से अधिक वोट यहाँ ब्राह्मण समुदाय के हैं। अब बात करें राजपूत समुदाय के भी अच्छे खासे यहाँ वोट है 20,000 से अधिक, जबकि मेघवाल समाज के 21,574 2011 की जनगणना में है। तो 25,000 के करीब यहाँ मेघवाल समाज के भी वोट है। प्रजापति समाज के यहाँ 14,000 से अधिक वोट है। 13,000 करीब 198 वोट 2011 की जनगणना में यहाँ थे। स्वामियों के भी 5,000 से अधिक यहाँ वोट है। और दोस्तों इसके अलावा सुथार जाति के, सोनी जाति के, सैनी जाति के 3,000, 5,000, 7,000 वोट यहाँ है। और ये कुल मिला के एक प्रकार से जातिगत मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, जो कि क्योंकि ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये आप और हम जैसे लोगों का इकट्ठा किया हुआ आंकड़ा है। और राजनीतिज्ञ भी अपने अपने स्तर पर इन आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं। तो अब हम जानते हैं पहले रतनगढ़ के बारे में। 1952 में रतनगढ़ अस्तित्व में आया। 1952 में विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद में लगातार 3 चुनाव करीब हुए, 3 विधायक बने। उसके बाद में 1967 से 1972 तक ये सुजानगढ़ में मर्ज रहा। सुजानगढ़ विधानसभा के अंतर्गत रहा ये 1967 से 1972 तक। और 1977 में पुनः अस्तित्व में आया रतनगढ़ विधानसभा। और रतनगढ़ की स्थापना की मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। बीकानेर रियासत के महाराज सूरत सिंह द्वारा अपने पुत्र रतन सिंह के नाम से 1798 में रतनगढ़ की स्थापना की थी। और स्थापना के प्रारंभ में यहाँ 2 ढाणियां बनी थी, उनको रतनगढ़ का रूप दिया गया था। और वो 2 ढाणियां थी कोलासर एवं राजिया, इस नाम से 2 ढाणियां थी। और उसको रतनगढ़ नाम देकर उनका स्वरूप रतनगढ़ की स्थापना के रूप में किया गया। और रतनगढ़ की पहचान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों गीता प्रेस के संस्थापक भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की भूमि के नाम से भी रतनगढ़ को जाना जाता है। अब रतनगढ़ का थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, फिर संसदीय इतिहास की भी बात करेंगे। 2013 में राजकुमार रिणवा यहाँ बीजेपी की टिकट से विधायक बने। 87,289 वोट रिणवा ने यहाँ लिए। 55.96% ये वोट थे। उन्होंने हराया कांग्रेस के पुस्साराम को। 62,131 वोट पुस्साराम को मिले, ये 39.83% थे। इसके अलावा नोटों में 2448 आए हनुमानाराम जो कि बसपा के थे। नोटों से भी कम वोट आए 2067, 1.33% महज। अगर बात करें 2018 के चुनाव की तो अविनेश महर्षि बीजेपी की टिकट मिली और 71,201 वोट लेकर वो विधायक बने। और ये मात्र 38.56% था। पुस्साराम निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे। पुस्साराम गोदारा 59,320 वोट मिले, 32.13%। और वो जो है चुनाव हार चुके थे। यहां कांग्रेस की टिकट मिली थी भंवरलाल पुजारी को, जिनको 22,791 वोट मिले। तो यहां कांग्रेस की टिकट नंबर 3 पर रही थी। 2018 में राजकुमार रिणवा भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय 2018 में। उनको महज 18,789 वोट मिले थे, महज 10.18% ही वोट मिले थे। और जनता दल से दौलत राम लड़े थे, 3,387 वोट मिले। और रोहतास से निर्दलीय लड़े थे, 2,231 वोट मिले थे। अब 2023 की मैं बात करूं, जो पिछला गत विधानसभा का चुनाव था, पुस्साराम गोदारा कांग्रेस के यहां से विधायक बने।
1,09,383 वोट उन्होंने लिए और ये 53.69% है, लगभग अच्छा खासा प्रतिशत है। अभिनेश महर्षि को राया भाजपा की टिकट उनको मिली थी। 79,720 वोट अभिनेश महर्षि को मिले थे, 39.13%। और तीसरे नंबर पर रहे थे राधे श्याम प्रजापत, जो कि निर्दलीय खड़े हुए थे। उनको 5,956 वोट मिले थे। तो कुल मिला के 2,47,734 मतदाता थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और इसके अलावा दोस्तों बात करें संसदीय क्षेत्र की, संसदीय क्षेत्र की बात करें 2013 में यहां संसदीय क्षेत्र में राहुल कसवा बीजेपी से 62,512 वोट लिए, 46% वोट लिए थे। अभिनेश महर्षि को बसपा से यहां 50,067 वोट मिले थे रतनगढ़ से, क्योंकि उनका क्षेत्र था। अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का उम्मीदवार यहां से लीड बनाई। भाजपा के उम्मीदवार ने बसपा के उम्मीदवार पर। कांग्रेस तो यहां नंबर 3 पर रही रतनगढ़ में। रतनगढ़ में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। और हम विधानसभा का विश्लेषण करेंगे रोजाना, एक विधानसभा होगा, उसके तहत हम आपको पूरी स्थितियां वर्तमान में बताएंगे। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए दोनों ही कैंडिडेटों का रतनगढ़ विधानसभा में। हमने जातिगत आंकड़े भी बताए, लेकिन इस बार भाजपा यहां बम्पर बढ़त भी बना सकती है। लेकिन हमने ये जो विधानसभा है उसको और चूरू को कांटे की टक्कर में रखा था, लेकिन यहां देवेंद्र झांझड़िया लगातार दोस्तों बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां 2014 में संसदीय सीट की मैं बात कर रहा था, कांग्रेस के प्रताप सिंह यहां से चुनाव लड़े थे, महज 16,631 वोट मिले थे, महज 16,631। इस विधानसभा से लोकसभा के लिए खड़े थे कांग्रेस के उम्मीदवार, महज 12.25% वोट मिले थे। तो उम्मीदवार का फर्क पड़ता है, और यही रीजन है कि चूरू लोकसभा में इस बार टिकट जो टक्कर है वो टक्कर मानकर चला जा रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभाओं में चूरू जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील मानी जा रही है और हॉट सीट बनी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि उम्मीदवार जो पहले भाजपा का था वो अब कांग्रेस का हो गया है। तो कांग्रेस एक डूबती नैया में सवार हुए। राहुल कितना नैया पार लंघा पाएंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार बनती हुई कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही। क्षेत्र की जनता, और लोकसभा के चुनाव में दोस्तों विधानसभा से भिन्न होती है स्थिति, यहां मुद्दे अलग होते हैं। और जो देश चलाने वाले एक प्रकार से सक्षम नेतृत्व जो होता है, जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं, उनके हिसाब से वोट करते हैं लोकसभा में। और यही रीजन है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सफाया करते हुए भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है रेगुलर रूप से। पिछला चुनाव भी देखें और उससे पिछला भी देखें, 10 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में क्लीन स्वीप भाजपा करती हुई पहले भी दिखाई दी थी। हालांकि ऐसा नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि ये कई हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पूरी सीटें नहीं जीत पाती, लेकिन 80% से अधिक सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये भी है। तो इसके अलावा बात करें 2019 के संसदीय चुनाव की, रतनगढ़ में हम रतनगढ़ की बात कर रहे हैं। राहुल कसवा यहां 96,365 वोट मिले थे राहुल कसवा को, 96,365 वोट मिले थे। और ये 63.2% थे भाजपा के वोट। आप देखिएगा यहां रफीक मंडेलिया को कितने वोट मिले थे रतनगढ़ से 2019 में, महज 49,392, ये 32.4% थे। अर्थात जस्ट डबल वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो रतनगढ़ की स्थिति जो है वो लगभग यही दर्शा रही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहां भरपूर संभावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और नया फ्रेश चेहरा इस बार देवेंद्र झाझड़िया के रूप में बीजेपी ने उतारा है मैदान में, जो कि जनता के बीच में अपनी पैठ लगातार बनाते जा रहे हैं। अगर कल की बात करें, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान लगातार जारी था। बादरा की अगर बात करें तो बादरा में दोस्तों बड़ी संख्या में लोग माकपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और आपको कांग्रेस के राहुल कसवा भी यहां से जो है दिखाई दिए थे जनसंपर्क अभियान, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा छोड़कर आने वालों की तादाद यहां नहीं देखी जा रही है। तो यहां बैकफुट पर है
राहुल कसवां और मैंने पहले ही बताया आपको तारानगर, नौर, भादरा, ये भाजपा के मजबूत गढ़ और पूरा लोकसभा की माने तो 8 के 8 विधानसभाओं में भाजपा की लीड थी, तो पूरा लोकसभा ही भाजपा का गढ़ माना जाता है। और भाजपा के गढ़ में भाजपा के उम्मीदवार को, पीएम मोदी के उम्मीदवार को हराना कितनी टेढ़ी खीर हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज 30 मार्च को राजस्थान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है देश भर में, और राजस्थान भर में हमारे सभी दर्शकों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। और दोस्तों 1949 को आज के दिन अस्तित्व में आया था राजस्थान। 22 रियासतों का गठन हुआ था और लगभग 75 वर्ष हो गए हैं अब राजस्थान को स्थापना हुई। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा के साथ और नए समीकरणों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।